नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, कैसे हैं आप सभी? एक बार देख लेते हैं कमेंट सेक्शन में, फटाफट से जल्दी से आ जाएंगे और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ाने जा रही हूँ और हम बिल्कुल बहुत अच्छे से पहले चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे, जो कि जिसका नाम है भारत का सामान्य परिचय। आप देख रहे होंगे बहुत अच्छे से। और ये डेमो 1 है, ये भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। कल थोड़ा मेरा लाइट का इशू हो गया था, तो इस वजह से आज ये पहला डेमो है। देखो ये डेमो 1 लिखा हुआ है ना, यहाँ ध्यान देंगे। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, ये यूपी पुलिस भर्ती 2025 का दीवानजी 2.0 बैच है। आप यहाँ पर हमारी प्यारी सी टीम देख सकते हैं, जिसमें हिंदी सुबह हो गई है 9 बजे, 2 दिन क्लास आपने ले ली है, कल भी और आज भी, और रीजनिंग भी हो गई है, मैथ भी ले ली आपने, पॉलिटी आपको पता है जी सर करा रहे हैं। फिर उसके बाद ना सुशांत सर आपको हिस्ट्री कराएंगे और 3 बजे मेरी क्लास, और जब मेरा बिल्कुल फिनिश हो जाएगा उसके बाद जो है विनय सर आपकी क्लास कराएंगे। और इसके बाद 5 बजे आपको पता ही है, और स्टैटिक जीके आज यानी 13 तारीख आज है, तो बच्चों ये भी आज से शुरू है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट तो हो गए थे 1 जनवरी से, क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 12 जनवरी, यानी कल स्टार्ट हो चुकी हैं। आज दूसरा दिन है क्लास स्टार्ट होने का, लेकिन मेरी पहली ही है, मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे। सबसे पहले देखिए, अगर आप कूपन कोड पे फोकस कीजिएगा, कूपन कोड कितना लगाना है, UPP20। UPP20 कूपन कोड अप्लाई करेंगे ना तो 639 में मिलेगा, और ये लगाना भूल गए ना तो आपको इतने देने पड़ेंगे, तो इसलिए ध्यान से बिल्कुल। और यहाँ पर आप फीचर्स देख सकते हैं, लाइव क्लासेस हैं, डाउट ग्रुप है, क्लास नोट्स PDF है, मॉक टेस्ट है, और सब एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। और दीवानजी बैच देखो, ये लिखा है कि जो पहला वाला दीवानजी बैच है ना, वो क्या मिलेगा, फ्री। ये पढ़ते चलो, जहां पर मैं यहाँ पर फिंगर रखूँ ना ऐसे, अच्छा। और मिनी मॉक स्पेशल बुक्स PDF भी आपको यहाँ पर दी जाएंगी। चलिए तो स्टार्ट करें आज का सेशन। पहले तो एक बार सभी अच्छे से शेयर कर दीजिएगा, बहुत अच्छे से, फिर और पेन कॉपी लेके बैठ जाइएगा, क्योंकि प्रॉपर नोट्स के साथ मैं आपको ज्योग्राफी करवाऊंगी। आप मेरे साथ लिख के बहुत ही आराम से बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत अच्छे से। यहाँ ध्यान देंगे। आगे कोर्स कैसे परचेज करें, ऐप इंस्टॉल कर लिया ना हमारे नए साथियों ने भी, जितने भी हमारे नए साथी हैं वो ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। ये जो फिंगर है आप देख रहे हो ना, पेड क्लासेस, बाय नाउ और अप्लाई कूपन कोड और UPP20 पे ऑनलाइन, और ये पे ऑनलाइन करके 639 में आपको मिलेगा। ठीक है, डन। एक बार बोल दो यस मैम। ठीक, तो आज का ये प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले तो सिलेबस की ओर चर्चा कर ली जाए। सिलेबस तो आप ध्यान रखेंगे, पहले तो हम यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला चैप्टर भारत का सामान्य परिचय, जिसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप कि सिलेबस में देखो भारत के सामान्य परिचय के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं। आकार पढ़ेंगे, पड़ोसी देश, भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश पढ़ेंगे, और फिर सेकंड चैप्टर आ जाता है जो है भूआकृतिक प्रदेश। इसमें हिमालय की तीनों श्रेणियां पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे, और इसके अलावा पूर्वांचल की पहाड़ियां पढ़ेंगे, हिमाचल के दर्रे पढ़ेंगे, हिमाचल के दर्रे, पठार, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, और भारत के द्वीप समूह पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, भारत के द्वीप समूह पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद यहाँ पर द्वीपों में हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो द्वीप अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, व्हीलर द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप, एलिफेंटा द्वीप, सालसेट द्वीप, मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, बहुत सारे ऐसी इंफॉर्मेशन हम आपको बताएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। नदियाँ, नदियाँ तो ज्योग्राफी की जान भैया, पढ़नी है। नदियाँ जैसे हिमालय की नदियों को हम अलग पढ़ लेंगे, और जैसे हिमालय की नदियाँ सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये तीनों उत्तर भारत से निकलने वाली नदियाँ हैं। इनको ना, इनकी सहायक नदियाँ, और इनको हम बिल्कुल अलग पढ़ेंगे। जब ये फिनिश हो जाएंगी उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। इसको भी हम 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे, एक तो बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ, और एक अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। फिर यहाँ पर जलप्रपात पढ़ेंगे, झीलें पढ़ेंगे, परियोजनाएं पढ़ेंगे, और घाटियां। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान से देख रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद
प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी, आवाज वगैरह ओके है? एक बार यस मैम तो बोल दो फटाफट से, एक बार यस मैम बोल देंगे। हाँ देखो नोट्स में लिख लिख के पढ़ाऊंगी तो बना लेना मेरे साथ। और प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी में जलोढ़, लाल, काली, लेटराइट, पर्वतीय, शुष्क अथवा मरुस्थलीय मिट्टी पढ़ेंगे। और फिर जनजातियां, कृषि, खनिज संसाधन, परिवहन, जनसंख्या, उद्योग, जलवायु, इंडियन ज्योग्राफी फिनिश होगी तब 12 चैप्टर में कहीं जाके। फिर आता है भाई वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस, ब्रह्मांड, सौरमंडल, अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियां, ज्वार भाटा और पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महासागरीय जलधाराएं और हमारे 7 कॉन्टिनेंट, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और वायुमंडल और ज्वालामुखी। इतना आपको कवर करना है। तो अब आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा क्लास में याद भी कराना है, ठीक है, पूरी कोशिश करेंगे कि आप बहुत अच्छे से पढ़ें। चलो तो अब आ जाओ, अब भाई कमर कस लो, पेन कॉपी उठाओ फटाफट से और बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक चीजें हम पढ़ेंगे। चले स्टार्ट कर देना सेशन। चलो सबसे पहले तो बच्चों यहां देखेंगे ज्योग्राफी। सब यहां पर अब जो जो मैं बोल दूं वो आपको करना ही करना है। ज्योग्राफी पढ़ क्या रहे हैं? ज्योग्राफी। जियो का मतलब क्या होता है बच्चों? तो आप बोलोगे मैम जियो का मतलब होता है अर्थ, अर्थ होता है। फिर इसके बाद ग्राफी का मतलब क्या होता है? तो आप क्या बोलोगे मैम? डिस्क्राइब। यहां ध्यान देंगे अर्थ को क्या बोलते हैं, बोलते चलो, छोटे छोटे जो शब्द है ना इनको भी बताते चलो। और डिस्क्राइब को क्या बोलते हैं बच्चों? वर्णन करना, वर्णन करना। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्णन करना। बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। तो ज्योग्राफी एक आपको मैं बता दूं, ये जो ज्योग्राफी है ये एक ग्रीक शब्द है और किसके द्वारा दिया गया है? यूनानियों द्वारा दिया गया है। ये बात ध्यान रखेंगे कि मैम जो ज्योग्राफी है, यहां पर मैं थोड़ा सा लिख दूं कि जो ज्योग्राफी है बच्चों, ज्योग्राफी बच्चों कैसा शब्द है? तो आप बोलोगे मैम ग्रीक शब्द है। कैसा है बच्चों? ग्रीक शब्द। और किसके द्वारा दिया गया? तो आप बोलोगे मैम यूनानियों के द्वारा दिया गया है, यूनानियों के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है बच्चों? यूनानियों के द्वारा दिया गया है। गिवन बाय द ग्रीक्स, गिवन बाय द ग्रीक्स, गिवन बाय द ग्रीक्स। इससे सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम कहेंगे कि भाई इससे लाइन में सिंपल सी डेफिनेशन बता दीजिए, क्या बनेगी? तो आप ये बोल सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। किसका वर्णन करना? पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। अगर आपसे पूछे तो आप यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे कि पृथ्वी का वर्णन करना, वर्णन करना भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल। डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। आई बात समझ में? ये वाली बात। भूगोल शब्द का प्रयोग आपको पता है किसने किया? भाई यूं कहते हैं कि भूगोल शब्द का जो पहली बार यूज करने वाले व्यक्ति थे या उपयोग करने वाले व्यक्ति थे वो इरोटोस्थेनीज थे। कौन थे? इरोटोस्थेनीज थे। तो भूगोल शब्द का जो पहली बार यूज करने वाले व्यक्ति थे कौन थे? आप मुझे ये बताइए कि ज्योग्राफी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? मैं अब आपसे ये पूछूंगी, आप मुझे बताते ही चले तो ऐसे ही क्लास में याद होता चलेगा। मैं आपसे पूछ रही हूं तो मुझे सब ना कमेंट सेक्शन में आंसर दो कि मैम ज्योग्राफी शब्द का पहली बार प्रयोग बताइए। बताओ ज्योग्राफी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? ज्योग्राफी शब्द का पहली बार प्रयोग, पहली बार
प्रयोग करने वाले कौन थे? करने वाले कौन थे? तो आप क्या बोलोगे? मैम इराटोस्थेनीज थे। कौन थे बच्चों? तो आप यहां पर क्या बोलोगे? नाम याद हो गया कि इराटोस्थनीज थे, ये आपको याद रखना है। अब एक बात और ध्यान रखेंगे, मैं आपसे कहने लगी बच्चों, ध्यान देना, भूगोल का जनक लिखा हुआ है, सिर्फ इतना इतना लिखा हुआ है, भूगोल का जनक। भूगोल का जनक जिसे क्या बोलते हैं? फादर ऑफ ज्योग्राफी। हिंदी इंग्लिश में क्या बोला जाता है बच्चों? फादर ऑफ ज्योग्राफी बोलते हैं, फादर ऑफ ज्योग्राफी। बच्चों फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल के जनक, तो आप क्या बोलोगे? मैम हिकेटियस। क्या नाम है? हिकेटियस। 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 अब इनकी हिकेटियस की बुक बताइए कौन सी है? इनकी बच्चों एक बुक है, उस बुक का नाम क्या है? तो आप बोलोगे उस बुक का नाम है जस्ट पीरियड्स। क्या है इनकी बुक का नाम? मुझे नाम बताओ, इनकी बुक का नाम क्या है? जस्ट पीरियड्स है, जस्ट पीरियड्स। ओके, इसका मतलब क्या होता है जस्ट पीरियड्स का मतलब? अर्थात पृथ्वी का वर्णन, अर्थात पृथ्वी का वर्णन। ओके बच्चों, अर्थात क्या? अर्थात पृथ्वी का वर्णन। तो अब एक यहां पर और ध्यान देंगे, ये तो मैंने भूगोल का जनक बताया, अब जरा यहां पर देखना ये क्या लिखा हुआ है? व्यवस्थित भूगोल का जनक। बच्चों यहां पर क्या देखा मैंने, क्या लिखा मैंने, जरा देखना, व्यवस्थित भूगोल का जनक, फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। क्या बोला मैंने? फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, बता दो, फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। जरा बताना कौन है सिस्टमैटिक ज्योग्राफी के? तो आप यहां पर क्या आंसर करोगे? तो आप बोलोगे मैम फादर जो है सिस्टमैटिक ज्योग्राफी के वो इराटोस्थनीज ने। कौन है? इराटोस्थनीज। अब इन्होंने, इराटोस्थनीज ने, याद रखना, इन्होंने कौन सा शब्द दिया? इन्होंने ज्योग्राफी का शब्द दिया। कौन सा शब्द दिया? आप बोलो, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इन्होंने ज्योग्राफी का शब्द दिया। इन्होंने बच्चों क्या दिया? ज्योग्राफी का शब्द दिया। गेव द वर्ल्ड ज्योग्राफी का, गेव द वर्ल्ड अब आई बात समझ में? अब ये थे कौन भाई इराटोस्थनीज? तो ये पता है कौन थे? ये एक यूनानी गणितज्ञ, भूगोलविद और कवि, खगोलविद एवं संगीत सिद्धांतकार। ये बात भी कह सकते हैं भैया कि ही वाज ए ग्रीक मैथमेटिशियन, ज्योग्राफर, पोएट, एस्ट्रोनॉमर एंड म्यूजिक थ्योरिस्ट हु गेव द वर्ल्ड ज्योग्राफिका। ये आपको ध्यान रखना है। वह ज्योग्राफी शब्द का उपयोग करने वाले भी पहले व्यक्ति थे। और इन्होंने पता है क्या करा? उन्होंने ग्रह की, ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। पहले आप मुझे यहां तक बताइए, यहां तक क्लियर हुआ? एक बार सभी यस मैम बोल देंगे। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? सभी अच्छे से क्लास को लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे, ये बताइए। यस मैम, कोई दिक्कत? जी जी मैम पहले ओके। यस मैम, सब कुछ ओके है बच्चों? हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश। जी जी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात ना बहुत ध्यान से सुनो सभी साथी यहाँ पर जितने भी देख रहे हैं। मैं अगर आपसे कहूं जी,
अगर आपसे यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि ज्योग्राफी का शब्द किसने दिया। अब बात करते हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की। यहाँ पर किसकी बात करते हैं? देखो ध्यान देंगे सभी कि अलेक्जेंडर, एक एक की बात करते हुए चलेंगे। तो तुम्हें हिकेटियस पता चल गए, इरेटोस्थनीज पता चल गए। अब इनके नाम पढ़ना जरा, क्या नाम है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। नाम पढ़ो सब ध्यान से, सभी बच्चे नाम पढ़ेंगे कि अब मैम किसके बारे में बताने जा रही हैं। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के बारे में थोड़ा सा मैं बताने जा रही हूँ। ओके, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इन्हें पता है क्या कहा जाता है? ये है आधुनिक भूगोल के जनक। ये कौन है? तो आप ये याद रखना, ये कौन है, कोई पूछे तो आप बोलना आधुनिक भूगोल के जनक। कौन है ये? आधुनिक भूगोल के जनक। कौन है ये? आधुनिक भूगोल के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। आधुनिक भूगोल के जनक कौन है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते चलिए। अब इनकी देखो, हिकेटियस की बुक का नाम तो तुम्हें पता चल गया ना, जरा बताना क्या थी, कभी भूल गए हो, तुम्हारा टेस्ट लूंगी ऐसी। इनकी बुक का नाम, इनकी बुक का नाम पता है क्या है? कॉस्मोस। बच्चों इनकी बुक का नाम क्या है? कॉस्मोस। नाम याद करो। अच्छा मैम, इनकी बुक का नाम कॉस्मोस है। क्या है बच्चों? कॉस्मोस। और इन्होंने ब्रह्मांड के बारे में बताया गया। इस बुक में किसके बारे में बताया गया है? तो इस बुक में ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया बच्चा? ब्रह्मांड के बारे में। और पृथ्वी का वर्णन किसमें बताया गया है? जस्ट पीरियड्स। वो किसकी है? वो हिकेटियस की है। तो उसमें क्या है? पृथ्वी का वर्णन। इस तरीके से आपको याद करना है। अब ये बताइए, यहां तक ओके है? यस मैम बोलो, सभी अच्छे से क्लास को लाइक करें, कंजूसी नहीं और बहुत अच्छे से पढ़ना है। ब्रह्मांड के बारे में बता, इन्होंने पता है क्या करा? इन्होंने क्लाइमेटोलॉजी शब्द भी दिया है कि क्लाइमेटोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है। तो आप क्या बोलोगे? मैम जो क्लाइमेटोलॉजी शब्द है, क्लाइमेटोलॉजी शब्द भी दिया है इन्होंने। तो ये भी आप बढ़िया से याद कर लो कि ओके मैम। और इन्होंने जलवायु विज्ञान को भी समझाया है। किसको समझाया है? जलवायु विज्ञान को भी समझाया है। विज्ञान को भी समझाया। यहां तक कि छोटे छोटे से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट याद कर लेंगे आप। यस मैम तो बोल दो एक बार जी। बातें नहीं करनी है क्लास में बिल्कुल भी। अब यहाँ पर आगे बात अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के बारे में कर ली, इरेटोस्थनीज के बारे में कर ली, हिकेटियस के बारे में कर ली। अब हम करेंगे मार्टिन बेहम के बारे में बात। किसके बारे में बात करेंगे? जरा नाम लो। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को क्या कहा जाता है? रिपीट करो, आधुनिक भूगोल के जनक। इनकी बुक का नाम क्या है? मेरे साथ कमेंट सेक्शन में बोलते रहो। इनकी बुक का नाम है कॉस्मोस। और कॉस्मोस में किसके बारे में बताया गया है? जरा पढ़ो अपने आप, इधर देख के पढ़ो। ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है। और इन्होंने क्लाइमेटोलॉजी शब्द दिया। और इन्होंने किसको समझाया? जलवायु विज्ञान को भी समझाया। यहां तक क्लियर है? अब हम बात करते हैं मार्टिन बेहम की। किसकी? अब यहां पर एक और डालें, मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम मार्टिन बेहम। देखिए मार्टिन बेहम के बारे में, दुनिया में सबसे पहला ग्लोब बनाने वाले कौन है भाई? ये क्या है? तो आपको दुनिया में सबसे पहला ग्लोब बनाने वाले, दुनिया में सबसे पहला ग्लोब बनाने वाले, दुनिया में सबसे पहला दुनिया में सबसे पहला ग्लोब बनाने वाले, कि ग्लोब सबसे पहले किसने बनाया था और किस सन में बनाया था ग्लोब? बताओ। 1492। क्या है सन? सन लिख के बताओ। और ये कहाँ के थे भाई मार्टिन बेहम?
मैंने पूछा तो आप क्या बोलोगे? जर्मनी, जर्मनी के थे। और मार्टिन बेहम ने ग्लोब जो है, मार्टिन बेहम ने ग्लोब निकोलस कोपरनिकस के सिद्धांत से, निकोलस कोपरनिकस के सिद्धांत से प्रभावित होकर बनाया। आया समझ? अब यहां तक आपने मार्टिन बेहम के बारे में समझा। एक बार यस मैम बोल दीजिएगा जी, फटाफट से यस मैम बोलो जी। एक बार नाम ले लें यहाँ पे कौन कौन है। शिवानी चौधरी है, शिवानी चौधरी, प्रीति, संगीता और पलकू भी है, कुंदन, दीपक, पूजा शर्मा जी, धर्मवीर। यहां तक ओके है? अच्छे से क्लियर हुआ? तो मार्टिन बेहम, मैंने क्या बोला मार्टिन बेहम के बारे में? जो मार्टिन बेहम थे दुनिया में सबसे पहला ग्लोब 1492 में बनाने वाले पहले व्यक्ति थे। और ये कहाँ के थे? जर्मनी के। जो मार्टिन बेहम ने ग्लोब निकोलस कोपरनिकस के सिद्धांत से प्रभावित होकर बनाया था। किसके सिद्धांत से प्रभावित होकर बनाया था? एक बार नाम पढ़ो। ये जो ग्लोब बनाया था उन्होंने, मार्टिन बेहम ने, किसके सिद्धांत से? नाम पढ़े मेरे साथ, निकोलस कोपरनिकस। नाम पढ़ो, निकोलस कोपरनिकस के सिद्धांत से प्रभावित होकर बनाया था। अब बात करते हैं एक और की, एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर अनेक्सीमेंडर सर्वप्रथम मानचित्र बनाया। बच्चों क्या बनाया इन्होंने? सर्वप्रथम मानचित्र। क्या बनाया? सर्वप्रथम मानचित्र बनाया, मैप। क्या बनाया इन्होंने? मैप। ग्लोब किसने बनाया? मैप किसने बनाया? और ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किसने किया था? जस्ट पीरियड्स किसकी है? कॉस्मोस बुक किसकी है? इसमें यहाँ पर आपको ये पॉइंट्स याद करने हैं। क्या याद हुआ? ये बताइए। हाँ, तो मैप किसने बनाया था ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं बच्चों। हाँ जी। अब यहां तक तो आपने करा। इसके बाद मैं तुम्हें एक मैप दिखाती हूँ। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको याद करनी थी। अब ये मैप देखिए आप, यहाँ पर आपको कितने स्टेट दिख रहे हैं? स्टेट बच्चों कितने हैं? 28। यूनियन टेरिटरीज कितनी है? तो आप क्या बोलोगे मैम? 8 है। कितनी है बच्चों? 8 है। यहां मैंने कहा आप इसको देखिए ध्यान से, ये देखिए कौन सा स्टेट है ये? एमपी। कौन सा स्टेट है? एमपी है ना। अब एमपी के साथ सीमा लगाने वाले राज्य बताइए कौन कौन से हैं? तो आप यहां पर क्या बोलोगे मैम? ये यूपी है, ये राजस्थान है, ये गुजरात है, और ये महाराष्ट्र है, और ये छत्तीसगढ़ है। दिख रहा है आपको? अगर मैं आपसे कहूं कि मध्य प्रदेश जो है वो भारत के कितने राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, तो आप 5 बताएंगे। कितनी? 5। अब आप यहां पर देखिए ये भारत है। भारत के पूर्व में कौन सा सागर है? भारत के पूर्व में आप मुझे सागर बताइए कौन सा है? तो यहां पर लिखा हुआ है कि भाई भारत के पूर्व में कौन सा सागर है, तो आप उसका नाम बताइए। बंगाल की खाड़ी। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अरेबियन सी है। कौन सा है? अरेबियन सी है। ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, दक्षिण में कौन सा सागर है? तो दक्षिण में आप बोलोगे मैम इंडियन ओशियन है। कौन सा है बच्चों? इंडियन ओशियन है। कौन सा है बच्चों? आप क्या बोलोगे मैम? इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन है। अब बे ऑफ बंगाल, ये जो बे ऑफ बंगाल है, ये जो अरेबियन सी है, मैंने कहा ये कहाँ पर है?
भारत के पश्चिम में है, भारत के पश्चिम में है। और पूर्व में कौन है? तो भारत के पूर्व यानी ईस्ट में है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है। अब मैं आपसे यहां तक आपको आया समझ, कौन पूरब में, कौन पश्चिम में, कौन दक्षिण में। ये जो है हिंद महासागर की दो शाखाएं हैं, ये बात ध्यान रखेंगे बच्चों कि ये जो हिंद महासागर है इसकी ही दो शाखाएं हैं, जिसे भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है और भारत के पश्चिम में अरब सागर शाखा के नाम से जाना जाता है। अब एक यहाँ पर आंध्र प्रदेश ढूंढो कहाँ है, तो आप बोलोगे मैम ये रहा आंध्र प्रदेश। बच्चों ये रहा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ये ना मैप इसलिए कि अच्छा आंध्र प्रदेश ऐसा है। तो आंध्र प्रदेश की जो तटीय सीमा है वो किससे जुड़ी है? आंध्र प्रदेश जो है अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है, बताओ अरब सागर से शेयर कर रहा है या बंगाल की खाड़ी से शेयर कर रहा है? मुझे इसमें आंसर दीजिए। तो आंध्र प्रदेश की जो तटीय सीमा जुड़ी है वो किससे जुड़ी है? यहाँ पर आप इसे देख कर बताइए। तो किससे जुड़ी है? बे ऑफ बंगाल से। द कोस्टल बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश इज कनेक्टेड विद बे ऑफ बंगाल, इज कनेक्टेड विद बे ऑफ बंगाल। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो ये थोड़े से मतलब ऐसे मैप देखना है, मैप इस तरीके से देखना है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट देखने हैं कि अच्छा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय, भूटान यहाँ है, नेपाल यहाँ है, बांग्लादेश ये रहा, म्यांमार ये रहा। मैप में थोड़ा सा अच्छे से विस्तार पूर्वक स्टेट जितनी है, जितनी यूनियन टेरिटरीज है, कैपिटल है, सब देखने हैं आपको। कर लोगे ये काम? हाँ जी, आगे बात करते हैं। ओके चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं इसी की। जैसे यहां पर आगे डालो मध्य प्रदेश, लिखो सभी साथी। मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश है ये भारत के कितने राज्यों के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है? अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताते चलो। तो आप बोलोगे मैम 5, उनके आप मुझे नाम बता दीजिए कौन कौन से हैं। तो आप बोलोगे मैम एक तो यूपी है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। और क्या है? छत्तीसगढ़। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अच्छा वेस्ट बंगाल देखा आपने? इधर आओ, वेस्ट बंगाल दिखाती हूँ तुम सबको। बचा वेस्ट बंगाल, देखो ये है। अब इससे वेस्ट बंगाल ये आपको पता चल गया, ये मैम ने वेस्ट बंगाल बताया। वेस्ट बंगाल जो है वो कितने देशों के साथ अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है? तो वेस्ट बंगाल आप यहाँ पर देखोगे कि मैम एक तो नेपाल के साथ, एक भूटान के साथ और एक बांग्लादेश के साथ। तो कितनों के साथ कर रहा है? आपको मैं ऑप्शन देती हूँ 3, 4, 5, 6, किस पे टिक कर कर आओगे? तो वेस्ट बंगाल। अब मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा बता देती हूँ कि वेस्ट बंगाल जो है वो 3 देशों के साथ अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है। वेस्ट बंगाल कितने देशों के साथ बच्चों? 3, 4, 5, 6, तो 3 देशों के साथ। अब उनके नाम मुझे आप बता सकते हैं कौन कौन से हैं? अभी बताया मैंने, नाम तो अभी बताए हैं तुम्हें मैंने, जस्ट बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। अरे बताए नहीं बताए? बांग्लादेश बांग्लादेश, भूटान और नेपाल बताया। अब यहां पर आगे बात करते हैं। फिर मैंने आपसे पूछा कि आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा जुड़ी है, आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा जुड़ी है, बताओ आंध्र प्रदेश की जो तटीय सीमा है वो किससे जुड़ी है? बंगाल की खाड़ी से या अरेबियन सी से? तो आप यहां पर क्या बोलोगे? मैम बंगाल की खाड़ी से। किससे? बंगाल की खाड़ी से। किससे बच्चों? बंगाल की खाड़ी से। ओके है यहां तक? एक बार यस मैम, नो मैम कुछ तो बोलो। मैम वेरी गुड, शबाश, बहुत अच्छा, सभी बिल्कुल बढ़िया से आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड, सबका आंसर आ ही रहा है। तो द कोस्टल बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश द कोस्टल बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश is connected with
द कोस्टल बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश इज कनेक्टेड विद बे ऑफ बंगाल, is connected with Bay of is connected with Bay of Bengal, राइट? यहां तक क्लियर हुआ? हाँ हाँ, छवि नोट्स बनाने का टाइम तो दे रही हूं, और क्या, बिल्कुल। इसके बाद बच्चों आगे बात कर लेते हैं, ध्यान देंगे यहां पर। अब इंडिया के नाम मुझे बताने हैं आप सबको। जी जी मैम, क्लियर मैम, सभी याद करना है, और क्या सभी याद करना है, बिल्कुल। अभी मैं इस पे ना इंपॉर्टेंट लगा दूंगी कि ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब यहां पर आते हैं, तो याद कर लोगे ना ये आप सभी। अब यहां पर आओ सभी साथी, मैंने कहा इंडिया, इंडिया को कितने नामों से जाना जाता है, सब मुझे बताओ कितने नामों से। तो आप यहां पर क्या बोलोगे? मैम एक तो आर्यव्रत बोलते हैं, बोलते चलो बस, आर्यव्रत। यहां पे हम भारत, यहां पे हम हिंदुस्तान, और इधर बच्चों याद रखना आप बहुत अच्छे से, जम्बूद्वीप। इधर जम्बूद्वीप, इधर क्या, जम्बूद्वीप। अब आर्यव्रत नाम कैसे पड़ा, पहले तो इनकी स्पेलिंग लिख लें सब। आर्यव्रत नाम कैसे पड़ा, भारत नाम कैसे पड़ा, अब ये मुझे बताना है। हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा, और जम्बूद्वीप नाम कैसे पड़ा। जम्बूद्वीप नाम कैसे पड़ा, ये बताइए। और इंडिया नाम किसने दिया, तो यूनानी, यूनानियों के द्वारा दिया गया है। यूनानी को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ग्रीक, ग्रीक। अच्छा, भारत नाम कैसे पड़ा, तो आप क्या बोलोगे? यहां पर पूछा जाता है कि आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर, आर्यों के शक्तिशाली राजा कौन थे? भरत, उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कि क्या आपको मैंने बताया, भारत। आर्यों के शक्तिशाली राजा, यहां पर लिखेंगे आर्यों के शक्तिशाली राजा, शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर, भारत के नाम पर हमारे देश का नाम, हमारे देश का नाम क्या पड़ा बच्चा? भारत पड़ा। क्या पड़ा? भारत पड़ा। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान से याद रखना है। अब ये जो इंडिया है बच्चों, ये जो इंडिया है, ध्यान देंगे, इंडिया शब्द की जो उत्पत्ति है वो यूनानी शब्द इंडोई से मानी जाती है। रोमवासी पता है क्या करते थे? सिंधु नदी को इंडस कहते थे रोमवासी। रोमवासी क्या कहते थे? सिंधु नदी को इंडस बोलते थे, एवं उसके पूर्व स्थित भूभाग को इंडिया संज्ञा दी इन्होंने। ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है भाई हिंदुस्तान नाम किसने दिया, तो हिंदुस्तान नाम दिया ईरानियों या पारसियों के द्वारा, या पारसियों के द्वारा। तो आरोग्य शक्तिशाली, अवर कंट्री नेम्ड भारत our country named Bharat after the powerful kings, after the powerful kings, powerful kings of Aryans. किंग्स ऑफ आर्यंस भारत। ओके, आर्यव्रत नाम कैसे पड़ा? भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर।
आर्यव्रत नाम कैसे पड़ा, तब आप क्या लिखोगे, आप बोलोगे मैम भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर, आर्यों के नाम पर, भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर। यह आपको ध्यान रखना है। तो भारत में इन द नेम ऑफ आर्यंस हु सेटल्ड इन इंडिया, इन द नेम्स ऑफ आर्यंस, इन द नेम्स ऑफ आर्यंस हु इन इंडिया। हिंदुस्तान नाम ईरानियों या पारसियों द्वारा, बाय द ईरानियन एंड पर्शियन, बाय द ईरानियन एंड पर्शियन। किसने दिया बच्चों, पर्शियंस। मेरी बात सुनो, एक कहानी, पारसी को क्या बोलते हैं, ईरानी। ईरानियों ने सिंधु नदी को सिंधु नदी को इन्होंने क्या कहा, हिंदू, एवं इस भारत प्रदेश को क्या करा, हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया, एवं इस भारत प्रदेश को किस नाम से संबोधित किया, हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया। तो हिंदुस्तान नाम किसके द्वारा दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ईरानियों या पारसियों के द्वारा दिया गया, ये बात ध्यान रखेंगे, बाय द ईरानियन एंड द पर्शियंस। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो पारसी, जिन्हें ईरानी बोलते हैं, इन्होंने सिंधु नदी को हिंदू और इस प्रदेश की जो सर्वप्रथम हिंदुस्तान, इस प्रदेश को इन्होंने क्या बोला, सर्वप्रथम हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया। जम्बू द्वीप किस में कहा गया है, तो जम्बू द्वीप आप याद करोगे मैम पुराणों के द्वारा, पुराणों के द्वारा बोध काल में, पुराणों के द्वारा बोध काल में, कौन से काल में, बोध काल में, ये पता होना चाहिए काल, कौन से काल में, थ्रो द पुराणास इन बुद्धिस्ट पीरियड। थ्रो द पुराणास इन बुद्धिस्ट पीरियड, इन बुद्धिस्ट पीरियड। हो गया, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और इंडिया नाम किसने दिया, यूनानी या ग्रीक द्वारा। तो तुम्हें यहां पर एक बात और बता देती हूँ, देखो भारत के उत्तर में अगर यहां देखो तो हिमालय पर्वतमाला है, और दक्षिण में हिंद महासागर है, और ये हिंद महासागर की दो शाखाएं हैं, जिन्हें पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। भरत पता है किसके पुत्र थे, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। तो ये इंडिया के नाम और किस किस के द्वारा दिया गया है, यहाँ पर आपको समझ में आया, यस मैम बोल दीजिए। आगे बात कर लेते हैं फिर बहुत अच्छे से, ठीक। चलिए, तो यस मैम तो बोल दो मैम, रिकॉल करा दीजिएगा मैम। करवा दें तो पहले तो, हाँ तो जितने देख रहे हैं कंजूसी को कर रहे हो, गुरु दक्षिणा दो, लाइक शेयर करो, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। इंडिया नाम किसने दिया, आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, भारत और हिंदुस्तान, इतने नाम है इंडिया के। और इंडिया नाम यूनानी या ग्रीक द्वारा दिया गया। आर्यव्रत नाम कैसे पड़ा, भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर, भारत नाम आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। हिंदुस्तान नाम किसने दिया, ईरानियों या पारसियों द्वारा दिया गया। और जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया, बोध काल में। भारत को जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया, बोध काल में। और किस में कहा गया, पुराणों के द्वारा कहा गया। और किस में कहा गया, पुराणों के द्वारा कहा गया। और किसके काल में कहा गया, पुराणों के द्वारा। क्लास में ही याद करना है, ये बात ध्यान रखना। याद हुआ क्लास में ही। अब मैं कुछ आपसे पूछूं कि भारत को जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया, याद हुआ, बताओ। भारत को जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया, बोध काल में कहा गया। भारत को जम्बूद्वीप किस काल में, सेड इन बुद्धिस्ट पीरियड, सेड इन
सेड इन बुद्धिस्ट पीरियड। भारत का आकार कैसा है? अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूं बच्चों, भारत का शेप बताओ कैसा है? भारत का शेप तो आप क्या बोलोगे? बताते चलो। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। भारत के कितने राज्य हैं? भारत कितने केंद्र शासित प्रदेश? यूनियन टेरिटरी बताओ, क्षेत्रफल भारत का। ये बेसिक पॉइंट्स हैं। एरिया बताओ कितना है भारत का। और भारत पृथ्वी का कितने % भाग घेरे हुए? भारत पृथ्वी का बताओ। भारत पृथ्वी का, भारत पृथ्वी का 2.4% भाग घेरे हुए हैं, घेरे हुए हैं। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इंडिया ऑक्यूपाइज 2.4%। 2.4% of the world's लैंड एरिया। ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत का आकार कैसा है, अब ये मुझे बताइए। सभी कमेंट सेक्शन में आंसर करते हुए चलें। जी क्या कह रहे हैं आप? जी फटाफट से आंसर करते चलें। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो जो भारत का आकार है वो कैसा है बच्चों? चतुष्कोणीय। क्वाड्रिलेटरल। इसके राज्य कितने हैं? तो आप क्या बोलोगे मैम? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो आप यहाँ पर बोलोगे मैम 8 हैं। और क्षेत्रफल कितना है? तो 3287 263 3287 स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर भी लिख सकते हैं। वर्ग किलोमीटर। भारत पृथ्वी का कितने % भाग घेरे हुए हैं? तो भारत पृथ्वी का 2.4% भाग घेरे हुए हैं। ये आपको बहुत अच्छे से, ये ऑल इम्पोर्टेंट बच्चों, मैं सब में ऑल इम्पोर्टेंट लगा दूंगी, वो याद करने हैं, सारे याद करने हैं। अभी अभी जहाँ से मैंने शुरू से पढ़ा रही हूँ ना अब तक, वो बच्चों आपको सभी याद करने हैं। यहाँ तक सेशन अच्छे से समझ में आ रहा है? ये बताइए। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। ध्यान देंगे कुछ जो अक्षांश देशांतर है वो तो हम एक अलग चैप्टर है उसमें हम कवर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे। देखो मैंने आपको कहा कि ये क्या है, ध्यान देंगे सभी। ये क्या है बच्चों? तो आप बोलोगे मैम पृथ्वी। मैंने आपसे क्वेश्चन करती चलूंगी, आप मुझे बताते चलना। मैंने कहा पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा खींची गई है? आप मुझे बताओगे ना तो उससे याद हो जाएगा आपको। तो आप बोलोगे मैम हमें पता है भूमध्य रेखा खींची गई है। हाँ जी बहुत बढ़िया। कि मैंने कहा पृथ्वी के बीचों बीच भूमध्य रेखा। अब इस भूमध्य रेखा को कितने नामों से जाना जाता है ये आप मुझे बताइए। तो आप यहाँ बोलोगे मैम इसे इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर। इसे विषुवत रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। इसे 0 डिग्री रेखा भी बोलते हैं। और इसे वृहद व्रत भी बोलते हैं, वृहद व्रत भी बोलते हैं। यानी इसे ग्रेट सर्कल भी बोला जाता है, ग्रेट सर्कल भी इसे बोलते हैं। क्योंकि आप ये ध्यान रखो, ये हमें ऐसे दिखती है, ये हमें दिख तो ऐसी रही है लेकिन ये पीछे भी ये सर्कल की तरह है। ये आप ध्यान रखना, ये ऐसी नहीं है बच्चों। ये तो हमें मैप में ऐसे दिखती है, ये जितनी ऐसे है उतनी ये पीछे है। तो इसलिए सबसे बड़ा सर्कल कौन सा हो गया? तो जो पृथ्वी पर है
तो वृहदव्रत यानी ये जो भूमध्य रेखा है ये अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ी रेखा है। अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ी रेखा कौन? भूमध्य रेखा। पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन? पृथ्वी है। पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन? भूमध्य रेखा। सबसे बड़ी रेखा अक्षांशों में कौन सी? भूमध्य रेखा। क्योंकि आप ये नोटिस करोगे जैसे ही अक्षांश हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो अक्षांश रेखाएं हमें बच्चों कैसी दिखती हैं? हमें घटती हुई प्रतीत होती हैं। लोग घट गई है ना, तो ये हमें बच्चों कैसी दिख रही हैं? तो ये घटती हुई प्रतीत होती हैं। तो अक्षांश रेखा ध्रुवों की तरफ जाते हुए हमें घटती हुई प्रतीत होती है। और अगर आपसे एक क्वेश्चन कर लिया जाए बच्चों कि पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा का नाम बता दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी को दो भागों में पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा, विभाजित करने वाली रेखा, पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? द लाइन डिवाइडिंग द अर्थ, द लाइन dividing the earth into two pots, क्या बोल रहा हूँ? into two pots is called the equator. is called the equator. is called the equator. ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है? ये बताओ, अब ये बताइए, तो अब पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा का नाम बताइए क्या है? तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? अरे अब तो आप ही बता दो कि मैडम हमें पता चल गया है, भूमध्य रेखा बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर, टू पॉट्स में डिवाइड करने वाली रेखा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया अच्छे से? टू पार्ट्स में है। अरे मजाक कर रही हूँ, ठीक है। हाँ आगे बात कर लेते हैं फटाफट से, जल्दी से अच्छे से क्लास को लाइक करें प्लीज़, बहुत अच्छे से। अब आपको यहाँ तक आई होप चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी, है ना? अब थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, जैसे फिर से बनाओ, ये क्या है बच्चों? पृथ्वी। ये पृथ्वी है। अब मैंने कहा पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा? पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन? तो आप बोलोगे मैम हमें आपने बता दिया है, भूमध्य रेखा है। फिर मैंने कहा भूमध्य रेखा के उत्तर में कौन सी रेखा? देखो तो आप क्या बोलोगे? मैम ये कर्क रेखा है भूमध्य रेखा के उत्तर में। फिर मैंने कहा भूमध्य रेखा के दक्षिण में कौन सी रेखा है? तो आप बोलोगे मैम मकर रेखा है। उत्तर में कौन सी रेखा और दक्षिण में कौन सी रेखा, ये आपको कंठस्थ करनी है कि भूमध्य रेखा के उत्तर में है बच्चों कर्क रेखा, भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, आप बोलोगे मकर रेखा है। कर्क रेखा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? तो आप यहाँ पर बोलना कर्क रेखा को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखते हैं, और मकर रेखा को क्या लिखते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या लिखते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लिखते हैं। ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अच्छा, इसे कर्क रेखा जैसे पूछ लिया जाता है भाई कितने अक्षांश पर है, तो इसे ऐसे लिखते हैं 23.5 डिग्री, ये पूछा जाता है, इसे याद रखेंगे उत्तरी अक्षांश पर। कर्क रेखा कितने अक्षांश पर? लिखना सीखो। और ये मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। इसको ऐसे मतलब अक्षांश में इसे लिखा कैसे जाता है, तो आपको पता चल गया ना कैसे लिखा जाता है? ये बताइए, यहां तक ओके है? यस मैम। हाँ जी, हो गया। अच्छा, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद थोड़ा सा और हम ध्यान देंगे आगे। तो कर्क रेखा को हम कैसे लिखते हैं? अब मैंने आपसे पूछा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ भूमध्य रेखा के उत्तर में कौन सी रेखा है और भूमध्य रेखा के दक्षिण में कौन सी रेखा है? आप मुझे आंसर दीजिए। तो आप क्या बताओगे? तो भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा को कैसे लिखते हैं ये जरूर देखना। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर लिखते हैं और मकर रेखा को 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर लिखते हैं।
अब देखो एक चीज गोलार्ध और बताती हूँ कि गोलार्ध किसे कहते हैं। बच्चों ये क्या है, ये पूरा गोला है, ये क्या है, पूरा गोला। अब मैंने क्या करा, इसे ऐसे करके आधा कर दिया, कर दिया आधा आधा। तो आप बोलोगे मैम, इसे सेमी सर्कल बोलते हैं ना, है, तो आप बोलोगे मैम ये उत्तरी गोलार्ध, मतलब भूमध्य रेखा से जितना भी ऊपर का पोर्शन है, ये भूमध्य रेखा है ना बीचों बीच, तो इतने ऊपर का पोर्शन इसे बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के जितना भी ऊपर का पोर्शन बढ़ेगा उसे उत्तरी गोलार्ध, भूमध्य रेखा के जितने भी नीचे का पोर्शन बढ़ेगा उसे बच्चों वो सब रखेंगे हम दक्षिणी गोलार्ध में। पहली बात तो ये याद रखो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। अब उत्तरी गोलार्ध को आप ये बहुत अच्छे से याद रखेंगे, इसे स्थलीय गोलार्ध की संज्ञा दी जाती है। क्योंकि क्यों दी जाती है इसे स्थलीय गोलार्ध की, आप जब वर्ल्ड का मैप उठा के देखते हो तो आप ये देखते हो कि हाँ मैम ऊपर की तरफ ना स्थल स्थल ज्यादा है, स्थल ज्यादा है, लैंड हेमिस्फीयर बोलते हैं। और जब दक्षिणी गोलार्ध को देखते हैं तो जब मैप देखते हैं तो हमें ये दिखता है कि जो नीचे का पोर्शन है वो जल ज्यादा है, नीचे दक्षिण में ज्यादा जल है, तो इसलिए इसे जलीय गोलार्ध बोला जाता है। यानी इसे क्या कहा जाता है, वाटर हेमिस्फीयर कहा जाता है। क्या कहते हैं, वाटर हेमिस्फीयर, इसे क्या बोलते हैं, वाटर हेमिस्फीयर कहते हैं। अब गोलार्ध की डेफिनेशन बता दीजिए क्या होगी, गोलार्ध की डेफिनेशन बता दीजिए क्या होगी गोलार्ध। तो तुम्हें पता चल गया किसको मैंने ये सिखाना चाह रही हूँ कि किसको स्थलीय गोलार्ध बोलते हैं, किसको जलीय गोलार्ध बोलते हैं। अब ये बताओ स्थलीय गोलार्ध किसे बोलते हैं, तो आप बोलोगे पूरे गोले के आधे भाग को गोलार्ध कहते हैं, पूरे गोले के आधे भाग को। पूरे गोले के आधे भाग को बच्चों क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे पूरे गोले के आधे भाग को पूरे गोले के आधे भाग को क्या कहते हैं बच्चों, गोलार्ध कहते हैं। क्या बोलते हैं, पूरे गोले के आधे भाग को गोलार्ध कहते, पूरे गोले के आधे भाग को गोलार्ध कहते हैं। ए हेमिस्फीयर, ए हेमिस्फीयर इज हाफ ऑफ ए स्फीयर, इज हाफ ऑफ अ स्फीयर। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हैं, ये बताइए सभी साथी, एक बार सभी अच्छे से बताइए। कोई दिक्कत कोई परेशानी, सभी अच्छे से क्लास को लाइक करें शेयर करें। मैम सभी ओके है, एक बार यस मैम बोलो। अक्षांश देशांतर का तो चैप्टर हम अलग से पढ़ते हैं। हाँ जी कुंदन, WEST वेस्ट टीचर, अच्छा। अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं, देखो ध्यान से। मैं कुछ और पूछ लेती हूं, जैसे भारत, आगे बात करते हैं।
भारत विश्व का कितना बड़ा देश है? भारत विश्व लिखा मैंने विश्व का, तो विश्व में कितने नंबर का बड़ा देश है तो जरा बताना। तो आप क्या बोलोगे मैम विश्व में ये 7वां बड़ा देश है। कितना बड़ा देश है बच्चों? 7वां बड़ा देश। 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। इन टर्म्स ऑफ एरिया मैंने कहा भारत किस रेखा के उत्तर में है। अब मुझे आप थोड़ा सा बताते चलें, तो भारत किस रेखा के उत्तर में बताया मैंने? भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित बताया। किस रेखा के उत्तर में स्थित बताया मैंने? कि इंडिया इज सिचुएटेड, इंडिया इज situated, India is situated to the north of the equator, to the north of the equator. India is situated to the north of the equator. ये आपको ध्यान रखना है। कैसे? आप ये बनाओ, भारत पृथ्वी के बीचों बीच भूमध्य रेखा, ये वाली तो आपको पता ही है, ये इक्वेटर है मैम जी। अच्छा, भूमध्य रेखा के उत्तर में ये वाली कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा। अब जो भारत हमारा लाई करता है वो यहाँ पड़ता है। ऐसे करता है ना भारत, तो यहाँ पर, तो भारत किस रेखा के उत्तर में है? आप खुद देखो, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, भूमध्य रेखा के। अब एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि भारत कौन से गोलार्ध में है? तो भारत उत्तर भारत किस गोलार्ध में स्थित है ये बताइए। तो यहां पर आप आंसर देंगे भारत उत्तर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। इंडिया लाई नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। इंडिया लाई नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। इंडिया लाई नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। कैसे? यहां पर आप इसको देखो, ये है। अब मैंने कहा ये आपका पूर्व दिशा, ये आपका उत्तर, और जो भारत पड़ता है यहां पड़ता है। तो भारत अब किस गोलार्ध में स्थित हो गया? आप खुद देंगे भारत उत्तर और पूर्वी में। तो भारत इसलिए उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ओके मैम, टाइम हो गया है, अब रहने दो। टाइम हो गया, चलिए। तो अब आज यहाँ पर सेशन बताइए, है ना। अब आज यहाँ पर आज ही स्टैटिक जीके की क्लास भी शुरू है, मैंने आपको बताया था। और अब मेरा डेमो भी कल भी होगा, कल भी टाइम से। और नोट्स बना लेना। अब आपको ये करना पड़ेगा। ओके, कर लोगे ना? यस मैम बोलिए हैं। और प्यारी सी, अच्छी सी, बेस्ट सी कमेंट्स करके बताना कि आपको पढ़ने में कैसी फीलिंग आई। ऑफलाइन वाली अच्छा लगा, समझ आया, कोई परेशानी, कोई कुछ, प्लीज़ मुझे प्यारी सी बिल्कुल दिल से कमेंट्स करके बताना कि आज का ये प्यारा सा सेशन कैसे लगा। मैं इसकी आपको पीडीएफ बना देती हूँ ताकि आपको अच्छे से मिल जाए सब चीज़ें। ये मैंने सेव कर दिया आपके लिए, है ना। चलिए, अच्छा बच्चों, यहाँ पर आपने देखा ना बहुत अच्छे से
सब कुछ याद हुआ? हाँ, ये सब याद कर लेना। मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। ये जितनी भी बातें हैं ये सब ऑल इम्पोर्टेंट, जहाँ मैं ऑल इम्पोर्टेंट लिख दूँ ना, वो आपको मतलब वो याद करना ही करना। इस पे मैंने ऑल इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, इस पे मैंने ऑल इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी ऑल इम्पोर्टेंट, ये भी बच्चों ऑल इम्पोर्टेंट है। ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग, मार्टिन बेहम, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट कौन थे, ज्योग्राफी का शब्द किसने दिया था। और हाँ, ऑफलाइन कमेंट्स के तो क्वेश्चन रह ही गए, तो बता दूं, चलो तभी तो। ऑफलाइन कॉस्मोस किसकी बुक है? ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किसने किया था? ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किसने किया था, ये बताइए। ग्लोब, के ग्लोब किसने बनाया? मैप किसने बनाया? ये और पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा का नाम, करने वाली रेखा का नाम। ये ऑफलाइन कमेंट्स के क्वेश्चन है, आप मुझे जरूर बताइएगा, आप मुझे जरूर बताइएगा। और ये प्यारा सा सेशन आपको कैसा लगा? ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। अब तो हो गया है, ऑफलाइन कमेंट्स करके भी क्वेश्चन मिल गए हैं आपको, तो प्यारी सी ऑफलाइन कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और कंजूसी मत करो, क्लास को सभी लाइक और शेयर भी कर दो। थैंक यू सो मच।